हम बात करेंगे। आज हम पहले हमने बात की थी यूरिया की तैयारी के बाद, उस हैबर प्रोसेस की तैयारी के बाद, ठीक है ना, जिसके दौरान क्या पैदा हो रहा था, सोडियम कार्बोनेट को तैयार करने के बाद उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स में लिखा हुआ है गुलाबी रंग का, उस बॉक्स में ये लिखा हुआ है कि जो उनसे क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए, फसलों को ग्रो करवाने के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन 78% तक, उस गुलाबी सा बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में ये चीज़ लिखी हुई है कि क्रॉप्स ग्रो वेल, यानी कि क्रॉप्स को अच्छी तरीके से ग्रो करवाने के लिए ना फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये दो एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन हवा में 78% तक मौजूद होती है, लेकिन पौधा क्या करता है, पौधा इस हवा में मौजूद नाइट्रोजन को बराह रास्त अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत नहीं रखता। तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को क्या करते हैं, तो प्लांट्स को हम फर्टिलाइज़र के ज़रिए फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये दोनों एलिमेंट्स को फर्टिलाइज़र के ज़रिए प्लांट्स तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि प्लांट्स को करते हैं, हम प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं जिनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन मौजूद होते हैं। ऐसे फर्टिलाइज़र देते हैं जिसकी वजह से उसके जो उनसी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है, ठीक है ना, कमी है। आपको पता है ना कि फास्फोरस और नाइट्रोजन जो उनसे हैं, ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फास्फोरस नाइट्रोजन आपने फर्टिलाइज़र के थ्रू, ठीक है ना, इनडायरेक्ट वे ऑफ मैनर, ये होता है इनडायरेक्ट वे ऑफ मैनर, कि फर्टिलाइज़र में मौजूद फास्फोरस और नाइट्रोजन को क्या करेगा, प्लांट सॉइल में से पकड़ेगा और सॉइल में से पकड़ कर अपने अंदर जज़ब करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। हवा में मौजूद नाइट्रोजन को नहीं जज़ब कर रहा, फर्टिलाइज़र में मौजूद फास्फोरस और नाइट्रोजन को जज़ब कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर ये फर्टिलाइज़र को जैसे जज़ब करेगा तो प्रोवाइड दीज एसेंशियल एलिमेंट्स टू सॉइल, यानी कि सॉइल, ये देखिए फर्टिलाइज़र्स जो उनसे होते हैं, फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, प्रोवाइड दीज एसेंशियल एलिमेंट्स फास्फोरस एंड नाइट्रोजन टू सॉइल, यानी कि हम रेत को, जिस रेत पर हमने वो पौधा या प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है ना, उस रेत को हम ऐसी फर्टिलाइज़र देते हैं कि जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन हो, और फिर उसके बाद वहाँ पर जो सा पौधा ग्रो होता है, वो पौधा उन्हीं फर्टिलाइज़र में मौजूद फास्फोरस और नाइट्रोजन को जज़ब करते हुए ग्रो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सा पौधा होता है उसकी सेहत भी अच्छी रहती है और वो बीमार भी नहीं होता जल्दी, ठीक है। यहाँ पर अब हम आगे बात करते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र जो उनसे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक के। अब उस गुलाबी बॉक्स के बाद एक और बॉक्स बना हुआ है, ठीक है ना, ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि जो उनसे नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंसानी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के। यानी कि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र होते हैं, जो उनसे मसनूई फर्टिलाइज़र होते हैं, ऐसे फर्टिलाइज़र जो इंसानों ने बनाए हैं, वो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, वो नुकसानदेह होते हैं पौधों के लिए। जबकि जो उनसे अल्लाह ताला ने बनाए हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ करवाने के लिए। अब जो उनसे फर्टिलाइज़र होते हैं, फर्टिलाइज़र जो उनसे होते हैं ये वाले फर्टिलाइज़र की तारीफ है ये कि ऐसी सब्सटेंस एडेड टू सॉइल टू इम्प्रूव प्लांट्स ग्रोथ एंड यील्ड, ठीक है ना। यील्ड का मतलब क्या है कि जो उनसे उसने आगे यील्ड देनी है, फल वगैरह देने हैं, ये प्लांट्स की हम क्या करते हैं, हम ऐसी, ये फर्टिलाइज़र को ऐसी सब्सटेंस होती है जो हम रेत में डालते हैं, रेत में डालने के बाद ये पौधों की इम्प्रूवमेंट करती है, ये पौधों को बड़ा करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। पौधों को बड़ा करने के बाद उसमें जो उनसे यील्ड लगनी है, उसमें जो उनसे फल लगने हैं, वो फलों की पैदावार में भी इजाफा करवाने का सबब बनते हैं ये फर्टिलाइज़र्स। और फिर नेचुरल फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स ऑल नेचुरल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है ना। ऐसे मटेरियल्स के जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है ना, यानी कि बैक्टीरिया जिसकी ऑल नेचुरल
नेचुरल फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई बिल्ली कोई ऐसे ज़िंदा जानवर मर जाता है, तो ज़िंदा जानवर मरने के बाद उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो उस जानवर को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हवा में मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए उस जानवर को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और डिकम्पोजिशन करने के बाद जौन सा मटेरियल आता है, जौन सा यानी कि मिसाल के तौर पर बिल्ली है, उसकी डिकम्पोजिशन हो गई, उसकी सिर्फ हड्डियाँ रह गई हैं, कुछ थोड़ा बहुत वेस्ट रह गया उसका, ठीक है ना। आपको पता है कि कैसे वो डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है ना। वो जौन सी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, ऑल नेचुरल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, कि जो ज़िंदा जानवरों की डिकम्पोजिशन के बाद जौन से मटेरियल्स हमें हासिल होते हैं वो, और ह्यूमन वेस्ट, इंसानों का फुजला, ठीक है। और ये सारे के सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन वेस्ट यानी कि इंसानों का फुजला वगैरह, ठीक है ना। ये सारे के सारे एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर आप पौधों को जहाँ पर आपने पौधा उगाना है उस पौधे की मिट्टी के अंदर इन नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मिट्टी में मौजूद जो सा पौधा होगा वो इन नेचुरल फर्टिलाइज़र्स को जज़ब करते हुए जब बड़ा होगा ना तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। फॉइलेज ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की फॉइलेज क्या होती है, कि इसमें क्या होता है, दीज मटेरियल्स क्या होते हैं, डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है ना। वही बात है ना कि एक जानवर मर गया है, ठीक है ना, उस जानवर की डिकम्पोजिशन किसने करनी है, बैक्टीरिया ने करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद डिकम्पोज्ड मटेरियल जो सा डिकम्पोज्ड मटेरियल हो जाता है, उस जानवर की डिकम्पोजिशन के बाद हमें जो सा डिकम्पोज्ड मटेरियल हासिल होता है वो कंटेन यूजफुल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। वो जो सा डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है वो एक अच्छा न्यूट्रिएंट बन जाता है, एक अच्छा गज़ाइयत बन जाती है फॉर प्लांट्स के लिए पौधों के लिए एक अच्छी गज़ाइयत का सबब बन जाता है, ठीक है ना। यूज़फुल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। आपने अक्सर देखा होगा कब्रिस्तान में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। वो हरियाली का सबब क्या होता है, वहाँ पर इंसानों की जौन सी लाशें होती हैं वो डिकम्पोज हो रही होती हैं। वो डिकम्पोजिशन की वजह से वो जौन सी सॉइल होती है उसको पूरे न्यूट्रिएंट मिल रहे होते हैं जो उसे चाहिए, ठीक है ना। वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट उसे डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी से हासिल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सा प्लांट्स ग्रो होते हैं वो खुशी से ग्रो होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, उन गज़ाइयत को सॉइल में मौजूद, जिस सॉइल में वो बॉडी डिकम्पोज हो रही है उस सॉइल में से वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो गज़ाइयत को जज़ब करने के बाद बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो बड़े होते हैं ना, इसी वजह से ह्यूमन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कब्रिस्तान में, इसी वजह से वहाँ पर जो सी हरियाली होती है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडीज़ जैसे बढ़ेंगी वैसे ही सॉइल में मौजूद गज़ाइयत, सॉइल में मौजूद उनसे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डिकम्पोजिशन की वजह से सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की तादाद भी बढ़ेगी, फास्फोरस और नाइट्रोजन के एलिमेंट्स की तादाद भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पौधा जो उनसा होगा वो भी पौधों की तादाद भी ज़्यादा, पौधे जो उनसे होंगे वो ज़्यादा इजीली ग्रो कर सकेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद अब हम आगे बात करने जा रहे हैं इसकी ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ये एक एसेंशियल पार्ट होता है फर्टाइल सॉइल का। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो उनसा ऐसा मैटर कि जो ऑर्गेनिक हो, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड को कहते हैं हम, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एसेंशियल पार्ट होता है, ज़रूरी हिस्सा होता है फर्टाइल सॉइल। ऐसी सॉइल जो फर्टाइल है। फर्टाइल सॉइल का मतलब क्या है, फर्टाइल जो ज़रखेज़ सॉइल है जिसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा है और जो प्लांट्स के ग्रो करवाने के लिए बहुत उम्दा है, ठीक है ना। एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर जो उनसे होती है, ये ऑर्गेनिक मैटर ये एसेंशियल पार्ट होता है फर्टाइल सॉइल का। एसेंशियल पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल जो उनसे कंपाउंड्स होते हैं वो भी फर्टाइल सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी कि ज़रख़ेज़ सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए, ठीक है ना। फास्फोरस और नाइट्रोजन के अलावा भी ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। पीछे पढ़ा है बहुत तफसील से। नेचुरल फर्टिलाइज़र क्या होता है, वो रिटर्न नेचुरल फर्टिलाइज़र की अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये रिटर्न करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल, ठीक है ना। वही बात बता रहा है कि ये न्यूट्रिएंट्स भी मुहैया करता है रेत को, और ऑर्गेनिक मैटर भी जो जिसकी ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिक मैटर कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल उनसे कंपाउंड्स होते हैं, जो ऐसे कंपाउंड जो रेत की जो सॉइल में मौजूद पौधों की ग्रोथ करवाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो वाले कंपाउंड्स भी नेचुरल फर्टिलाइज़र उस सॉइल को प्रोवाइड करता है जिस सॉइल में प्लांट्स ने ग्रो करना है, ठीक है ना। और रिटर्न न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट्स भी उसे मुहैया करता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे फर्टिलाइज़र्स एलिमेंट्स इम्प्रूव सॉइल कंडीशन टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। ये क्या करता है, ये इम्प्रूव सॉइल करता है, सॉइल को बेहतर बनाता है। कंडीशन टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, ताकि प्लांट की ग्रोथ जो सी है वो बेहतर हो सके। फिर आगे क्या करता है, सॉइल एब्जॉर्बेंस, जो सी रेत की एब्जॉर्बेंस है, रेत की जो सी एब्जॉर्बेंस है ऑफ वाटर, पानी को जज़ब करवाने, यानी कि आपको पता है ना कि प्लांट ने पानी भी लेना है, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए पानी भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर पानी नहीं होगा तो पौधा सूख कर कांटा बन जाएगा। इसलिए वो जो सा सॉइल होगी ना, सॉइल में अगर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो उस सॉइल में मौजूद रह कर जब उसमें पौधा ग्रो करता है तो पौधे की पानी को जज़ब करवाने की सलाहियत में भी इजाफा करवा देते हैं, ठीक है ना। इम्प्रूव सॉइल कंडीशन टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, सॉइल को एब्जॉर्बेंस करवाते हैं, सॉइल की एब्जॉर्बेंस करवाते हैं ऑफ वाटर बेटर, ठीक है ना। सॉइल की एब्जॉर्बेंस करवाते हैं, जैसे सॉइल की एब्जॉर्बेंस होगी जिसकी वजह से सॉइल एब्जॉर्बेंस सॉइल को पानी को जज़ब करने की जो सी रेत की ताकत है वो भी बेहतर बनाते हैं। क्रॉप्स प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो सी क्रॉप्स होंगी, जो उनसे क्रॉप्स उग रहे होंगे उस सॉइल के अंदर, जिस सॉइल में आपने पानी डाला है और उस सॉइल के अंदर पहले से ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो उस सॉइल के अंदर पानी को जज़ब सही तरीके से करवा रहे हैं, तो उस सॉइल में जो सी क्रॉप्स वो ग्रो करेंगी, वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पानी बहुत अच्छे तरीके से जज़ब हो पा रहा है उस सॉइल के अंदर। को पता है ना कि पानी से ही फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल पानी से ही होता है, और पानी से ही फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पैदा होती है, और क्रॉप्स अपनी जो उनसे पौधा है वो अपनी ग़िज़ाइयत हासिल कर लेता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। खुराक पानी की वजह से ही हासिल करता है पौधा, इसी वजह से जो सा खुराक अच्छी मिल रही है पौधे को, इसलिए वो ज़्यादा तादाद में ग्रो करेंगे और प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, फसलों की अच्छी हो जाएगी। अब उसके बाद इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल ड्यू टू मूव एयर टू गेट टू प्लांट ग्रो रूट्स। इम्प्रूव द स्ट्रक्चर यानी कि सॉइल का जो सा स्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर बनाते हैं, ड्यू टू मोर एयर, अच्छी एयर, टू गेट टू प्लांट ग्रोथ। को पता है ना कि जो उनकी सॉइल है उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जिसके अंदर हवा जो उनसी है उसके आर पार हो सके। हवा जो उनसी है, हवा उस सॉइल के अंदर आर पार हो सके, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉइल जो उनसी है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से जज़ब भी कर सके। ये ऑक्सीजन को जज़ब करेगी तभी तो ऑक्सीजन कह रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छी तरीके से जज़ब कर सके। वहाँ में मौजूद वही बात बता रहा है ना कि अगर स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो जो स्ट्रक्चर की वजह से जो सा हवा में मौजूद जो सी ज़रूरी गैसेस होंगी जो उस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होंगी वो अच्छे तरीके से सॉइल के अंदर जज़ब हो सकेंगी, ठीक है ना। और जो सा पौधा है
वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। हवा के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन कह रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सॉइल, जो रेत ने जज़ब करवानी है अपने अंदर। जैसे ही रेत अपने अंदर जज़ब कर लेगी तो फिर क्या होगा, रेत अपने अंदर जज़ब करने के बाद जो पौधा निकालेगी, ठीक है ना, वो पौधा भी अच्छा ग्रो करवाएगा, अच्छा ग्रो करेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि मिट्टी की नमी जो सी होती है वो बरकरार रखने की सलाहियत बढ़ने की वजह से पानी की कमी का इम्कान हो जाता है। यानी कि मिट्टी की नमी बरकरार रखने की सलाहियत बढ़ने की वजह से, जैसे ही मिट्टी की नमी, वैसे ही कह रहा हूँ कि मिट्टी की नमी जैसी मिट्टी की नमी है वो बढ़ रही है, बढ़ने की वजह से पानी की कमी का इम्कान हो जाता है, ठीक है ना। कुदरती खादों, जैसे कुदरती खाद हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं, जहरीले केमिकल नहीं होते। जैसे कुदरती खादों में, नेचुरल फर्टिलाइज़र में जहरीले केमिकल भी नहीं होते, ठीक है ना। जैसे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, जैसे फर्टिलाइज़र जो इंसानों ने बनाई हैं उसके अंदर जहरीले केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में कोई ऐसा नुकसान नहीं होता और ज़मीन को नुकसान नहीं पहुँचाते, और फसलों की पैदावार में भी इजाफ़ा करते हैं। अगर जहरीले केमिकल ही नहीं होंगे जो उस सॉइल में मौजूद प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं, तो फिर वो पौधा क्या करता है, वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। पौधों की ग़िज़ाइयत में फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाशियम, ये तीनों एलिमेंट्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं पौधों की ग़िज़ाइयत में, ठीक है ना। तो फिर इनकी ग़िज़ाइयत यानी कि इन एलिमेंट्स को पौधों तक पहुँचाने के लिए, ठीक है ना, इनके असरात मुख्तसर, इसलिए इनकी ज़रूरत बार बार होती है। ये ग़िज़ाई अज्जा हैं जो तेज़ी से खारिज होते हैं, ठीक है ना। यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाशियम जब एक सॉइल में मौजूद पौधे को ये तीनों एलिमेंट्स मसावी तौर पर मिल रहे होते हैं, तो फिर क्या करता है, पौधा अच्छी तरीके से खुराक, जैसे उसके फल हैं, आम लगने हैं, सेब लगने हैं, वो अच्छे तरीके से पूरी पैदावार के साथ उस पौधों की जड़ों में नस्ब होंगे और हम कह सकते हैं कि भाई वो पौधा बहुत ज़्यादा फलदार है, वो फलदार बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर इन तीनों एलिमेंट्स की जो सी फ्राहमी है वो अच्छी होगी, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, इनके असरात मुख्तसर, इसलिए इनकी ज़रूरत बार बार होती है। ये जो उनसे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, इनकी ज़रूरत बार बार होती है पौधे को। कितनी बार? एक साल में 4 से 6 बार, एक साल में 4 से 6 बार, यानी कि एक साल में आपने 2 महीने में एक बार फर्टिलाइज़र फ्राहम कर दी, फिर अगले 2 महीने में दूसरी बार फर्टिलाइज़र फ्राहम कर दी कि जिसमें पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन हो। इसी तरीके से एक साल में 6 बार तक फर्टिलाइज़र देनी है उस पौधे को जिस पौधे से आपने ग़िज़ाइयत का मवाद हासिल करना है, ठीक है ना। फिर मसनूई खाद जो सी होती है वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र का सबब नहीं बनती। मसनूई खाद जो सा होता है, मसनूई खाद वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो सी होती है उसका सबब नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें जहरीले केमिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जहरीले केमिकल्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिंथेटिक फाइबर, आपने क्रीमें देखी होंगी, ये ब्यूटी, फेयर एंड लवली, ये वो रहा परा, ये इसके अंदर भी जहरीले केमिकल्स होते हैं जो औरतें अपने मुंह पर, चेहरे पर लगाती हैं ताकि वो गोरा हो सके। बजाय गोरा होने के वो उनके चेहरे पर मज़ीद दाग धब्बे बनना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जहरीले केमिकल्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र्स हैं, ऐसी फर्टिलाइज़र जो इंसानों ने बनाई हैं उसके अंदर भी जहरीले केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो से प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन, सब्ज़ दिखने के बजाय क्या होते हैं, वो जलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ऐसा उनका रंग हो जाता है कि जैसे अभी जलने वाले हैं, ठीक है ना। बर्निंग प्लांट्स बन जाते हैं, उनको हम बर्निंग प्लांट्स कह सकते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो प्लांट्स जो उनसे अभी जल ही जाएंगे, सुर्ख हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर उन्हें मैन मेड फर्टिलाइज़र दी जाए, वो बजाय सब्ज़ होने के बर्निंग यानी कि जलने के काबिल हो जाए। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।